पार्ट 3 में आपने देखा कि रानी राजा को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है। इसके बाद राजा और रानी अपना वेश बदल लेते हैं और रात के समय चुपके से महल से बाहर निकलते हैं। दोनों प्रजा के बीच जाकर उनके जीवन, हालात और समस्याओं को समझने के लिए राज्य का निरीक्षण करने निकल पड़ते हैं। रात का समय था। लोग अपनी दैनिक दिनचर्या समाप्त कर रहे थे, फिर भी उनके चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। चौपालों पर सभाएं लगी हुई थीं। कुछ युवतियां अपने घर के कार्यों में व्यस्त थीं। पूरे वातावरण में भाईचारे और अपनत्व की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर राजा के मन में संतोष और प्रसन्नता भर गई। रानी भी उनके पीछे पीछे चलती हुई ये सब देख रही थी। तभी राजा की नजर एक स्त्री पर पड़ती है जो कुएं से पानी निकाल रही होती है, परंतु कुएं में पानी बहुत नीचे होने के कारण उसे अत्यधिक परिश्रम करना पड़ रहा था, जिससे वो कष्ट में दिखाई दे रही थी। ये दृश्य देखकर राजा गहरे आत्मचिंतन में डूब जाते हैं। फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाने पर वे देखते हैं कि कुछ बच्चे दिए की मंद रोशनी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ लोगों की बातचीत सुनाई देती है, जिसमें वे कह रहे थे कि पानी की बहुत कमी है और फसलों की सिंचाई करने में अत्यधिक कठिनाइयां आ रही हैं। ये सब सुनकर राजा और रानी एक दूसरे की ओर गंभीरता से देखते हैं। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए दोनों वापस महल लौट आते हैं। वहां पहुंचकर वे पुनः अपने शाही वस्त्र धारण कर लेते हैं और विश्राम करने चले जाते हैं। अगले दिन संध्या के समय रानी अपने कक्ष में बैठी एक बड़े से कागज पर कोई विस्तृत नक्शा तैयार कर रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और एकाग्रता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे अत्यधिक व्यस्त होकर अपनी रचना में डूबी हुई थीं, मानो किसी महत्वपूर्ण योजना को आकार दे रही हों। तभी राजा वहां आते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही उनकी दृष्टि रानी पर पड़ती है और वे आश्चर्य से देखते हैं कि रानी किसी विशेष कार्य में संलग्न है। उत्सुकतावश वे रानी के समीप जाते हैं और प्रेम पूर्वक पूछते हैं, रानी, आप यह क्या बना रही हैं? रानी मुस्कुराकर राजा की ओर देखती हैं और कहती हैं, महाराज, कल रात जब हम प्रजा के बीच गए थे, तब मैंने देखा कि लोगों को कुएं से पानी निकालने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसलिए मैं एक ऐसा यंत्र बनाने की योजना तैयार कर रही हूँ, जिससे कुएं से पानी निकालना सरल और सुविधाजनक हो जाएगा। रानी की ये बात सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित होते हैं। तब रानी आगे कहती हैं, महाराज, आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि मेरे संसार में मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ। मैंने अनेक यांत्रिक सिद्धांतों और उपकरणों का अध्ययन किया है। उसी ज्ञान के आधार पर मैं इस राज्य की प्रजा के लिए एक उपयोगी यंत्र तैयार करना चाहती हूँ। इसके पश्चात रानी राजा को अपने बनाए हुए नक्शे के पास बैठाकर विस्तार से समझाने लगती हैं। रानी समझाती हैं कि इस यंत्र से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि महिलाओं, वृद्धों और बच्चों को भी पानी निकालने में अत्यधिक सुविधा होगी। साथ ही किसानों के लिए बड़े आकार का रूप तैयार कर खेतों की सिंचाई भी सरल बनाई जा सकेगी। राजा रानी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता पर गर्व अनुभव करते हैं। अगली सुबह रानी प्रातःकाल उठी। तैयार होकर वे सीधे राजमहल के विशाल रसोई घर की ओर चली गईं, जहां अनेक दासियां राज्य के लिए भोजन बनाने में व्यस्त थीं। रानी को वहां देखकर सभी दासियां आश्चर्यचकित रह गईं। रानी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आप सबकी कुछ सहायता कर सकती हूँ? दासियां तुरंत हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महारानी, आप कष्ट न करें, ये हमारा कार्य है, आप क्यों परिश्रम करेंगी? तब रानी मधुर स्वर में बोली, अपने कक्ष में अकेले बैठे बैठे मैं ऊब जाती हूँ। यदि मैं यहाँ आप सबके साथ कुछ कार्य करूंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे प्रसन्नता भी होगी। इसके बाद रानी स्वयं उनके साथ मिलकर भोजन तैयार करने लगी। उन्होंने सब्जियां सजाई, पकवानों की व्यवस्था की, मिठाइयों को सुंदर रूप दिया और पूरे मन से रसोई के कार्यों में सहभागी बनी। भोजन तैयार होने के पश्चात रानी स्वयं उन सभी व्यंजनों को लेकर महल के विशाल भोजन कक्ष में पहुंची। वहां एक भव्य हॉल था, जिसके मध्य एक विशाल डाइनिंग टेबल सुसज्जित था और उसके चारों ओर अनेक सुंदर कुर्सियां रखी थीं। रानी ने बड़े प्रेम और कलात्मक ढंग से सभी व्यंजनों को टेबल पर सजाया। हर पकवान सुव्यवस्थित और आकर्षक दिखाई दे रहा था। जब राजा वहां पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर वे अत्यंत प्रसन्न और भावुक हो उठे। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन के उपरांत वे अपने कक्ष में लौट आए। कक्ष में पहुंचकर रानी ने राजा को एक नया नक्शा दिखाया। उस नक्शे में उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विशेष प्रकार की लालटेन का चित्र बनाया था। रानी ने समझाते हुए कहा, महाराज, कल रात मैंने बच्चों को दिए की मंद रोशनी में पढ़ते देखा था, इसलिए मैंने ये विशेष लालटेन तैयार करने की योजना बनाई है। इसमें साधारण दिए से अधिक प्रकाश होगा और इसकी रोशनी को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया भी जा सकेगा।
इससे बच्चों को अध्ययन में अत्यधिक सुविधा मिलेगी। राजा बड़े ध्यान से उस नक्शे को देखते रहे। रानी आगे बोली, ये न केवल सुरक्षित होगा बल्कि लंबे समय तक प्रकाश भी देगा। इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और राज्य का भविष्य उज्जवल होगा। धीरे धीरे रात्रि गहराने लगी। अंततः संतोष, प्रेम और नए सपनों के साथ दोनों खुशी खुशी विश्राम करने चले गए। राजा ने रानी द्वारा बनाए गए समस्त नक्शों को राज्य के श्रेष्ठ और विशेष कारीगरों को सौंप दिया। कारीगर दिन रात परिश्रम में जुट गए। उन्होंने रानी के बनाए हर रेखा चित्र, हर माप और हर विचार को बारीकी से समझा और कुछ ही समय में उन अद्भुत यंत्रों को वास्तविक रूप दे दिया। जब सभी यंत्र और विशेष लालटेन तैयार हो गए तो कारीगर उन्हें राजदरबार में लेकर आए और राजा को प्रस्तुत किया। राजा उन यंत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें रानी की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ कि उनके विचार अब केवल कागज तक सीमित नहीं रहे बल्कि पूरे राज्य के कल्याण का साधन बन चुके हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इन जल उत्पादन यंत्रों को राज्य के प्रत्येक गांव, कस्बे और कृषि क्षेत्रों में पहुंचाया जाए ताकि महिलाओं, किसानों, वृद्धों और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों के अध्ययन हेतु बनाई गई विशेष लालटेनों को भी घर घर वितरित करवाया गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन संध्या के समय रानी अपने कक्ष की विशाल खिड़की के पास बैठी थीं। मुख पर सामान्य प्रसन्नता के स्थान पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। तभी राजा कक्ष में प्रवेश करते हैं। रानी, आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? आपके मन में कौन सी बात चल रही है? रानी धीरे से राजा की ओर देखती हैं और कहती हैं, महाराज, हमने वे यंत्र बनवा दिए, उन्हें समस्त प्रजा में बंटवा भी दिया, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। पता नहीं प्रजा को वे यंत्र वास्तव में पसंद आए या नहीं। रानी की बात सुनकर राजा भी गंभीर हो जाते हैं। वे कुछ क्षण मौन रहकर इस विषय पर विचार करते हैं। तभी रानी पुनः कहती हैं, महाराज, क्यों न हम आज रात्रि पुनः सामान्य वेश धारण करके प्रजा के बीच जाएं और स्वयं देखें कि वे इन यंत्रों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। राजा को रानी का ये सुझाव अत्यंत उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण लगता है। रात्रि होते ही दोनों ने पुनः साधारण काले वस्त्र धारण किए। राजा ने अपने राजसी आभूषण उतार दिए और चेहरा काले कपड़े से ढक लिया। रानी ने भी काली सादी चुनरी ओढ़ ली। दोनों ने अत्यंत सावधानी से महल से बाहर निकलने की योजना बनाई। वे पुनः अपनी प्रजा के बीच उनके जीवन की वास्तविकता जानने, उनके सुख दुख को समझने और अपने प्रयासों की सफलता का निरीक्षण करने के लिए अंधेरी रात में आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि अब गांवों के कुओं पर स्त्रियों के चेहरों पर थकान के स्थान पर प्रसन्नता थी। रानी द्वारा बनवाए गए जल उत्पादन यंत्रों की सहायता से वे बिना अधिक परिश्रम के सहजता से पानी निकाल रही थीं। किसानों के खेतों में हरियाली लहरा रही थी। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के कारण फसलें पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और समृद्ध दिखाई दे रही थीं। बच्चे विशेष लालटेनों की उज्जवल रोशनी में प्रसन्नतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। यह सब देखकर राजा और रानी के हृदय में अपार प्रसन्नता भर गई। तभी वे एक चौपाल सभा के समीप से गुजरे। वहां कुछ ग्रामीण आपस में बैठकर राज्य की उन्नति पर चर्चा कर रहे थे। राजा और रानी चुपचाप अंधेरे में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। सभा में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे राजा ने राज्य के लिए इतने उत्तम कार्य किए हैं कि आज राज्य में जो सुख और समृद्धि है वैसी पहले कभी नहीं थी। हमें सचमुच एक आदर्श राजा मिला है। ये सुनकर राजा और रानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। परंतु तभी वही बुजुर्ग आगे बोला, परंतु राजा ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने उस दूसरी दुनिया से आई हुई लड़की से विवाह कर लिया। उसे उससे विवाह नहीं करना चाहिए था। कौन जाने वो कब हमारे राज्य के लिए खतरा बन जाए। ये शब्द मानो वज्रपात की भांति रानी के हृदय पर गिरे। उनकी सांसें थमसी गईं। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय गहरे दुख, अपमान और पीड़ा से भर उठा। वे बिना कुछ कहे तुरंत वहां से मुड़ गईं और तेजी से महल की ओर भागने लगीं। राजा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु रानी की पीड़ा इतनी गहरी थी कि वे किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थीं। महल पहुंचते ही रानी अपने कक्ष में गईं। भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। रानी नीचे बिछे हुए अपने गद्दे पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बाहर खड़े राजा बार बार दरवाजा खटखटाते हुए कह रहे थे, रानी, कृपया द्वार खोलिए, मेरी बात सुनिए। परंतु भीतर से कोई उत्तर नहीं आया।